शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में इंद्रान जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी जनों से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कोमटसार जीव कांड में से अलौकिक गणित पढ़ करके धाराएं पढ़ रहे हैं। धाराएं पढ़ते हुए हम लोग द्विरूप घन धारा में पहुंच चुके थे। इसको पढ़ने में सहायक इंदौर निवासी विकासी छाबड़ा की धर्मपत्नी शारका जी छाबड़ा जी के द्वारा रंगीन चित्र प्रस्तुति के द्वारा जो प्रस्तुति की गई है, उससे हम पढ़ने में समर्थ हो पाए हैं। अतः दीदी को हम लोग की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र और अभिनंदन है। सिद्धम सुद्धम पर्णमिय जिनेन्द्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। कई दिन छूट गया है तो थोड़ा तो दोहराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग से निकलती है चीजें, ऐसा नहीं है। तो मैं सबसे पहले जेठी भाई साहब से 14 धारा का नाम जानना चाहूंगी। जेठी भाई साहब, जेठी गंगवाल भाई साहब 14 धारा के नाम बोले। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, कृति वर्ग धारा, अकृति वर्ग धारा, कृति घन धारा, अकृति घन धारा, द्विरूप घन धारा, घना घन धारा। एक कहीं तो गलती हो गई है, पूरा ही छूट गलती गया। नहीं, छूटा नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही गलती हो गई। मुझे ऐसा लगता है मातृधन, हाँ, अपने लोग को 12 धारा, चूंकि ये कड़ी नहीं है ना, कड़ी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रह सकती, ऐसी चीज नहीं है ये। तो हम लोगों का इसका नाम जरूर। सरिता जी चेन्नई 12 धारा का नाम, 14 धारा का नाम बताएं। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम दीदी। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, फिर घन धारा, घनाघन धारा, घन धारा के बाद अघन धारा, फिर कृति मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा, उसके बाद में प्रतिमात्रिक, अकृति मात्रिक, घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा, और फिर अघन मात्रिक धारा के बाद द्विरूप धारा, द्विरूप वर्ग धारा, फिर द्विरूप घन धारा, फिर द्विरूप घनाघन धारा। बहुत सुंदर। दीदी मैं बोलूं? हीरा जैन। हाँ दीदी मैं बोल। हाँ, मैं एक एक चीज सबसे पूछती जा रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज में अपन लोग लटके रहेंगे तो कभी ये खत्म ही नहीं होगा। अब चलिए हीरा जी, जब आपने बोला तो समधारा किसे कहते हैं, और अगर हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं तो समधारा में कितने स्थान आएंगे और किसको कहते हैं? समधारा में कौन कौन सी संख्याएं आती है, ये बताएं। दीदी समधारा जो है कि वो 2, 4, 6, 8 के अनुपात से आगे बढ़ती जाती है, और जो माने 2, 4 जिसको अपने क्या बोलेंगे, माने 2, 4, 6, 8 के हिसाब से समरूप से आगे बढ़ती है, उसको समधारा कहा जाता है। अब 100 को अगर हम लोग केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद 100 मानते हैं तो आपका माने एक भी सम हुआ, 2 से स्टार्ट होती है तो 2 सम हुआ, 2, 4, 6, 8 करके 98 तक वो
केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की लास्ट समधारा होगी 100 मानने से। ठीक, इनका आंसर ठीक है क्या सुनीता जी, कि अगर हम 100 मानते हैं तो अंतिम संख्या 98 होगी, ये सही है क्या? 100 ही होगी ना, गलत 100 है। होगी। 100 होगी कि 100 भी सम संख्या है, हाँ, है ना? एक ये भी बात है कि 100 भी सम संख्या है, और दूसरी चीज हम इतना पढ़ चुके हैं, उसमें ये भी आ चुका है कि केवल ज्ञान समरूप संख्या है। हाँ, ये चीज आ चुकी है ना, कि सभी उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप होती है, केवल ज्ञान की जो संख्या है उत्कृष्ट संख्या, वो समरूप होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब विषम धारा बताएं सुनीता जी, जैन दिल्ली। प्रणाम दीदी। जो संख्या हमें जिसे कहते हैं, आपने विषम पूछा है ना दीदी? हाँ, विषम धारा, तो जो अनइवन नंबर है, जो संख्या जैसे 2 4 तो इवन नंबर सम धारा होगी, इसके विपरीत 1 3 5 ये अनइवन जिसको हम कहते हैं वो विषम धारा होगी। और ये 99 जो हम केवल स्थान का अक्षर 100 है, तो ये 99 तक इसका ये सर्वस्थान बन जाएंगे। कितने होंगे स्थान, कितने होंगे? 1 3 5 7 9 नहीं तो 11 स्थान इस कितने, तरह इतना अपने को थोड़ी बोलना है, स्थान कितने होंगे? जैसे वहां पर सर्वस्थान समधारा में सर्वस्थान आ जाएंगे। केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण -1। अर्ध प्रमाण, अर्ध वहाँ केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद -1 तक तो हुआ कि वहां तक आएंगे, यानी इस केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कितना हमने माना? 100 माना, तो 100 में से एक माइनस कर दिए तो 99 तक ये चलेगी। 1 3 5 7 9 11 जो भी संख्या आगे आएगी, कहाँ तक जाएगी? 99 तक। तो ये तो होगी कहाँ तक जाएगी, और सर्व स्थान हो गए केवल ज्ञान के, आधी तो विषम धारा है और आधी सम धारा है, तो स्थान कितने हुए? तो केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण। चलिए, मंजू जी जैन जयपुर, कृति धारा किसे कहते हैं? जिसमें वर्ग रूप संख्या विशेष प्राप्त हो, जैसे 2 × 2 4 हुआ, 3 × 3 9 हुआ, 4 × 4 16 हुआ, तो 4 9 16, फिर 5 × 5 25, ऐसे जो वर्ग रूप संख्या प्राप्त होगी केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद तक, वो सब कृति मात्रिक धारा में, कृति धारा में आएंगे, सॉरी मात्रिक, कृति धारा में आएंगे। इसके तो स्थान केवल कितने ज्ञान का होंगे? रूप, इसके स्थान कितने होंगे, मतलब सर्व स्थान तक ही जाएगा। हाँ, सर्व स्थान कितने होंगे? कितने होंगे? दीदी मैं बोलूं? ज्ञान पर्यंत जहां तक ये आएगा, जैसे 2 × 2 3 × 3, तो मतलब 100 तक मैं बताऊं क्या? हमको संख्या नहीं पूछनी है, हमको शब्द तो पूछना है कि सारे स्थान कितने होंगे। केवल ज्ञान वो का संख्या तो वर्ग अपने रूप। समझने के लिए कर लेते हैं ना, हमको हाँ, तो वास्तव में तो केवल ज्ञान लेके चलना है। तो कितनी होगी? तो केवल ज्ञान का जहां तक वर्ग निकलेगा वहां तक क्या तो बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, केवल ज्ञान के वर्गमूल तक। हाँ, कितने हाँ, सर्व स्थान? तो केवल ज्ञान के केवल ज्ञान के वर्गमूल। वर्गमूल तक। आकृति धारा कौन अभी कह रहे थे कि मैं बोलूं क्या? चलिए जयश्री जी, आकृति धारा बोलिए। जिसमें वर्ग रूप धारा की संख्या विशेष रूप से प्राप्त नहीं होती है, इसे आकृति धारा कहते हैं, और वो माइनस केवल ज्ञान गुणा केवल ज्ञान का वर्गमूल इतनी होती है। ठीक बोला आपने सारा चीज। हाँ, आप तो बहुत अच्छी तरह पढ़ चुकी हैं, तो आपको तो बहुत हाँ, आप तो बहुत अच्छी तरह जान रही हैं, तो आप ठीक से बोलिए। हाँ, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया कि आकृति धारा क्या क्या होगी? कृति धारा केवल ज्ञान का वर्गमूल है कृति धारा, तो उसमें से केवल ज्ञान की जितनी संख्या हो माइनस करने से जो आएगी वो आकृति धारा आएगी। दीदी आपने ये तो स्थान बता रहे हैं, हमने पूछा हाँ। आकृति धारा किसे कहते हैं, हमने स्थान तो अभी पूछा ही नहीं।
हमने तो जिसमें कृति धारा की परिभाषा पूछी, तो आप उसमें परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे, तब तो लोगों को समझ में आएगा। जिसमें हाँ वर्ग नहीं आता है, जैसे 3, 15, 8 ऐसी ये संख्या आएगी उसमें, कि जिसमें वर्ग नहीं होता है संख्या का। केवल ज्ञान में से हाँ 8, 15 फिर 26 ऐसी संख्या आएगी उसमें। जो संख्या वर्ग रूप में नहीं बनती है, हाँ, जो वर्ग रूप संख्या नहीं होती है वो इसमें पाई जाती है। जो भी वर्ग रूप संख्या होगी वो इसमें नहीं पाई, चूंकि अकृति, कृति माने वर्ग होता है, अकृति मतलब वर्ग, तो कहाँ तक पाई जाएगी? तो कह दिया भाई केवल ज्ञान में -1 कर दीजिए, वहां तक पाई जाएगी। अब इसको हम समझे कि चूंकि हम तो केवल ज्ञान नहीं जा रहे हैं, तो अपने समझने के लिए हम लोगों ने 100 रखा था। अब 100 तक जितनी भी संख्या आएगी, वर्ग रूप संख्या कितनी आएगी उसमें? मात्र 4, 9, 16, 25, 36, 64 और 81 और 100 इतनी आएगी वर्ग रूप। अगर हम 100 केवल ज्ञान, केवल ध्यान से आएगी। सुने, 1 मिनट, अब आप बीच में नहीं बोले क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोई भी बीच में ना बोले, पहले मेरा सुन ले और अपने को म्यूट रखें। हमने केवल ज्ञान को अगर हम 100 मानते हैं, तो जब 100 मानते हैं, म्यूट कर लें प्लीज, जिनका भी खुला हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। तो हमने केवल ज्ञान 100 माना समझने के लिए, तो कृति धारा में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी उसमें? एक आ जाएगा 4, 9, 16, 25, 36, 7, 7, 49, 64, 81 और 100 भी आ जाएगा। तो मात्र कितनी संख्या आई? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81 और 100। 9 संख्या सिर्फ आई जो कृति धारा में आई, अगर हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं तो। इन्होंने क्या लिखा? सर्वस्थान कितने? केवल ज्ञान का रूट ओवर। केवल ज्ञान 100 है, उसका रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी मात्र कृति धारा में 10 संख्या आएगी। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 49 के बाद 64, 81 और 100, इस तरह से 10 संख्या आएगी जो कृति रूप में हमें प्राप्त होगी 1 से 100 तक में। तो वही कितनी हुई है? तो 100 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 10 होता है, और 10 संख्या आ रही, तो हमने सारे स्थान कितने आए? तो केवल ज्ञान का रूट और वर्गमूल निकाल दिया। अब आकृति धारा में 1 से 100 स्थान हमने लिए, तो 1 से 100 स्थान में हम पहले भाव भाषणा क्या किए कि 10 स्थान कृति धारा में आ रहे हैं, तो बचे स्थान कितने हो गए? 90। तो 90 स्थान क्या हो जाएंगे? आकृति धारा में आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या निकाल के कहा कि भैया कौन कौन सी संख्या आएगी? तो इन्होंने बता दिया 2, 3, 5, 6, 7, चूंकि ये वर्ग रूप नहीं होती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, फिर 26, 27, 28 ऐसे करके ये सारी संख्या में प्राप्त होगी। कहाँ तक जाएंगे भाई? तो बोल रहे हैं केवल ज्ञान में कहाँ तक की संख्या कहाँ तक जाएगी? तो 99 तक जाएगी, क्योंकि 99 रूट में उसका वर्गमूल नहीं निकलता, उसकी वो कृति रूप से नहीं है। तो इन्होंने लिख दिया कहाँ तक जाएगी, तो केवल ज्ञान -1। हम 100 मान के इसलिए चलते हैं कि हमको संख्या समझ में आ जाए। तो केवल ज्ञान हमने देखा कि 100 संख्या तो कृति रूप है, 10 का कृति है, लेकिन केवल ज्ञान में जब हम -1 करते 99 वो अकृति रूप है। जिन्होंने कहा भाई 2, 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे लेते हुए केवल ज्ञान में 1 माइनस कर दो, वहां तक आकृति धारा चलेगी। स्थान कितने हो नहीं गए? दीदी, इसमें से वो जो कृति धारा है वो माइनस करनी पड़ेगी ना 10। हाँ, वो 10 तो करनी पड़ेगी, वो तो आकृति धारा में कहाँ लिया गया है? वो तो 2, 3, 5, 6, 7 पहले ही बोल दिया गया। कहाँ तक जाएगी ये बताया जा रहा है। ये थोड़ी कहा गया कि 1 से लेके केवल ज्ञान में -1 तक जाए, 1 तक सारी संख्या होगी, ये थोड़ी हमने बोला। कहाँ तक जाएगी? तो केवल ज्ञान -1 तक जाएगी। और उसमें कौन कौन सी जाएगी? वो वर्ग रूप छांट देंगे, कृति रूप छांट देंगे, आकृति रूप ले लेंगे सारी। कहाँ तक जाएगी? जैसे कृति धारा में इन्होंने कहा कि केवल ज्ञान तक जाएगी, है ना, केवल ज्ञान का रूट तक जाएगी। यहाँ कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? स्थान हम बाद में देखेंगे, जाएगी कहाँ तक? तो कहा भाई केवल ज्ञान में 1 माइनस कर दो। हमने केवल ज्ञान 100 माना, उसमें 1 माइनस कर दिया तो 99, और हम देख रहे हैं कि 99 संख्या का
संख्या कृति से नहीं प्राप्त होती है, वर्ग करने से नहीं प्राप्त होती है। तो कहते हैं वहां तक जाएगी। स्थान कितने हो गए? तो केवल ज्ञान 100 है, उसमें से कहते हैं कि कृति धारा के स्थान निकाल दो। कृति धारा के स्थान हमने देखे कि केवल ज्ञान का वर्गमूल निकालने से आती है, यानी 10 संख्या है, 100 में से 10 निकाल दिए तो 90 स्थान जो बचा वो अकृति धारा के बचा। हम इतना दोबारा ये पूरी मेहनत कर रहे हैं दोबारा कि आप लोग को बढ़िया से याद होता चला जाए। कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम जान रहे थे कि भूल जाते हैं लोग, तो थोड़ा सा दोहरा लेते, बीच में गैप हो गया इसलिए। चलिए त्रिशला जी, घन धारा किसे कहते हैं? आप म्यूट हो, ऐसे तो हम लोग म्यूट है, आप म्यूट हैं। अच्छा सॉरी जिसमें ना घन रूप से जो 3 बार गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे 3 का 3 के 9 9 को फिर 3 से करने होते 27, तो वो संख्या घन धारा में आएगी। ये घन धारा। अच्छा, हाँ घन धारा। और ये जो है केवल ज्ञान के पास तक आएगी, बस मतलब केवल ज्ञान के पास तक ही आएगी। बहुत सुंदर। केवल ज्ञान के जो पास में घन आएगा वहां तक आएगी। अब वो क्या आएगा सो हम नहीं जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के अगर हम 100 मान के चलते हैं तो कितनी संख्या आ जाएगी? 2 का घन आ गया, 3, 1 का घन आ गया, 2 का घन आ गया, 3 का घन आ गया, 4 का घन आ गया। लेकिन हम जैसे ही 5 को घन करते हैं तो वो केवल ज्ञान से आगे बढ़ जाता है, 125 हो जाता है। तो वो अगर हम 100 मानते तो 5 का घन नहीं आएगा, तो आसन्न घन मूल 100 के हिसाब से कौन सा हुआ? 64 हुआ। ये 4 संख्या हमें घन रूप में प्राप्त होगी घन धारा में, अगर हम 100 मानते हैं तो सारे स्थान कितने हो गए? केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल परमात्मा। केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल लिखना होगा, क्योंकि ऐसे तो संख्या 100 है हमारे पास, तो कहते हैं उसके पहले जहां तक घन मूल निकलता वहां तक की संख्या। अघन धारा कुसुम जी आई हैं क्या? अघन धारा बताएं कुसुम जी, अगर आई हैं तो। सुमति देवी पाटनी जी आई हैं क्या? हैं। अघन धारा बताइए। जिसमें घन रूप संख्या नहीं पाई जाती है वो अघन धारा है। सर्वधारा के स्थान में घन धारा के जो स्थान घटाएंगे तो अघन धारा के स्थान आ जाएंगे। इसके सारे स्थान घन धारा के जैसे 8, 27, 64 ये सब घन धारा में है, वो इस धारा में नहीं आएंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जिसमें घन रूप संख्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमने 100 माना है, तो 100 में हमने देखा कि 4 स्थान आए उसके, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 आ रहा है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 कहाँ तक चले जाएंगे? 26 तक जाएंगे, फिर 27 आ रहा है, फिर 28, 29, 30 ऐसे करके जाएंगे। तो इसमें हम एक भावासना ये भी भाते जा रहे हैं कि जो घन रूप संख्या है वो बहुत दूर दूर आ रही है। जैसे पहले के बाद 8 तुरंत आ गया, 8 के बाद 27 बहुत दूर हो गया, 27 से 64 और दूर हो गया। 125 को हम 100 मान रहे हैं तो आ ही नहीं रहा। अगर हम 125 65,536 लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 125 और दूर आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी भावासना भाते जाएं कि जैसे जैसे संख्याओं का घन, हम बड़ी संख्या का घन करते हैं तो वो ठीक पहले वाले घन से बहुत आगे हो जाती है, बहुत बड़ा घन हो जाता है, क्योंकि घन धारा में हमको भावभासना करनी होगी आगे जाकर के, कितना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें तो कहाँ तक बोला? केवल ज्ञान के पर्यंत तक अघन धारा। क्यों ऐसा लिख दिया? केवल ज्ञान पर्यंत क्यों लिख दिया? जैसे पहले वाले में उन्होंने लिखा केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल, अभी लिख दिया केवल ज्ञान पर्यंत, ऐसा क्यों लिखा? इसमें केवल ज्ञान पर्यंत इसलिए लिखा है इसमें, क्योंकि उसमें जो है घन धारा में तो 64 तक आती है, लेकिन अघन धारा में केवल ज्ञान में 100 में माना जाए तो जो संख्या उसमें नहीं आ रही है घन धारा में, तो वो अघन धारा में आ जाएगी। वो केवल ज्ञान मतलब 100 तक की संख्या जो है। बहुत अच्छा। जो केवल ज्ञान पर्यंत अघन धारा, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि केवल ज्ञान वर्ग रूप तो है, समधारा में तो है, लेकिन केवल ज्ञान विषम धारा में नहीं, हम पहले से जानते आ रहे हैं। तो अघन धारा तो विषम संख्या भी पाई जाती है,
तो इसलिए केवल ज्ञान पर, यानी केवल ज्ञान की जो अंतिम संख्या है, जो भी जितना भी उत्कृष्ट ज्ञान है भगवान का, वो जो संख्या है उसके जो संख्या, मतलब केवल ज्ञान की कोई संख्या थोड़ी होती, अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद हम लोग समझते हैं कि भाई जिस शक्ति से और कम शक्ति नहीं, जैसे हम लोग अभी मान लीजिए हम लोग सबको यहाँ, और इसको सरल भाषा में समझते हैं, अपने लोग का सबका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद भिन्न भिन्न है, वो तो है ही है, उघाड़ भी भिन्न भिन्न है। जैसे अभी आप लोग से प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी का उसी समय अविभाग प्रतिच्छेदों का बहुत अच्छा उदय आ गया, तो बहुत अच्छी तरह से उत्तर दे देगा। मतलब अविभाग प्रतिच्छेद में शक्ति का उघाड़ होना, जितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे उतनी वो शक्ति हमारे पास ज्यादा होगी। तो केवल ज्ञान के केवल ज्ञान पर्यंत मतलब केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हमेशा समरूपी होते हैं, इसलिए अघन धारा में वो नहीं यह हो जाएगा, वहां तक पाए जाएंगे। सर्वस्थान केवल ज्ञान माइनस घन धारा के स्थान जो आप बता ही चुके हैं पहले। कृति मात्रिक धारा पता ही नहीं चला कौन है, आप बताएंगे निशा जी, आप बताएंगे? निशा जैन दिल्ली। अकृति मात्रिक पूछ रहे ना दीदी? कृति मात्रिक धारा, कृति मात्रिक धारा जिससे कृति वर्गमूल कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या कृति मात्रिक धारा होती है। केवल ज्ञान का रूप निकालते हैं, जैसे 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो 1 से 10 तक की संख्या कृति मात्रिक धारा में आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 6, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 चिंग 36, इस तरह आता जाएगा। तो ये सब कृति मात्रिक धारा में आती हैं। ये केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद 10 माने, तो 100 मानते हैं तो 10 कृति मात्रिक धारा के स्थान होते हैं। वह धारा मतलब कृति मात्रिक धारा बहुत छोटी है। ठीक नहीं हुआ? आप लोग सब समझे क्या? सबको समझ में आया? निशा जी ने बताया तो। जिससे वर्ग होकर संख्या बनी वह कृति मात्रिक धारा है। कृति मात्रिक धारा कोई बताना चाहेंगे? मैं नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी। मंजू जी जयपुर, जरा ऐसा बताइए कि सबको समझ में आए। जो संख्याएं वर्ग को प्राप्त करने में समर्थ होती है केवल ज्ञान पर्यंत, अपन ने केवल ज्ञान 100 माना है, तो जहां तक की संख्याएं केवल ज्ञान पर्यंत तक वर्ग उत्पन्न कर पाएंगी, वहां तक वो सब कृति मात्रिक धारा में आएगा। जैसे 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 का 9 आया, 4 का 16 आया, इस तरह अपन 9 तक का करेंगे, 9 9 81 और 10 10 10 इंटू 10 100, तो ये 10 संख्याएं वो कृति मात्रिक धारा में आएंगी। मात्रिक मतलब उत्पन्न करने, माता है ना, मात्रिक मतलब माता, वर्ग की माता, यानी वर्ग को उत्पन्न करने वाली संख्या। बहुत सुंदर, अच्छा दिया आपने उत्तर। तो हमने 100 माना है, तो 100 माना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ये सारी संख्या जो वर्ग उत्पन्न कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि केवल ज्ञान तक आ रही है। तो इससे क्या भाव भाषणा हुई कि कितने हैं ये? केवल ज्ञान पर्यंत तक है, क्योंकि केवल ज्ञान हम जानते हैं कि वो वर्ग रूप है, वर्ग रूप है, संख्या समरूप है, इसलिए केवल ज्ञान के रूप तक आ जाएगी। सर्वस्थान कितने हो जाएंगे? तो कहते हैं केवल ज्ञान का रूट ओवर करने तक उतने स्थान हो जाएंगे। यानी 100 को अगर हम रूट ओवर करते हैं तो 10 आता है, यानी 10 स्थान होंगे। कृति मात्रिक धारा, उषा बोलोगी? खाली सुनोगी? जेठी भाई साहब, अकृति मात्रिक धारा जो जिस संख्या की कृति करने के बाद वो केवल ज्ञान से आगे पहुंच जाए, ऐसी संख्या अकृति मात्रिक धारा में आएगी। 10 से आगे जितनी भी संख्या है, 10 से आगे जितनी भी संख्या है अकृति मात्रिक धारा में जाएगी, क्योंकि 11 का वर्ग 111 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, वो 100 से आगे निकल जाएगा। इसमें आपको आप लोगों को हमेशा एक शब्द ये भी बोला करिए कि अगर हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं, तो नहीं तो लोग क्या होगा कि लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं ना। उसके बाद हम कहे भाई केवल ज्ञान 100 है, तो 100 में जब 100 का रूट हम निकाले 10 निकला, उसमें हम 1 प्लस किए तो 11 हो गया। 11 को जब हम करते हैं कृति करते हैं तो 121 होता है। यानी 10 के बाद की जितनी संख्या है
सब क्या हो जाएगी, आकृति धारा में आ जाएगी। अगर हम 100 मान रहे हैं तो सर्वस्थान कितने हो गए? अगर हम 100 मान रहे हैं तो सभी स्थान कितने हुए? अकृत मात्रिक धारा में। बोले जेठी भाई साहब, आप बोले, पूरा करें इसको। आप म्यूट हैं, आप म्यूट है भाई साहब। केवल ज्ञान माइनस रूट ओवर केवल ज्ञान तक उनके स्टैंड रहेंगे। कि केवल ज्ञान हमने 100 माना, और इसके पहले हमने कृति मात्रिक धारा में देखा कि 1 से 10 तक की संख्या कृति उत्पन्न करती है, यानी 10 संख्या ऐसी है जो कृति उत्पन्न करती है, और केवल ज्ञान की संख्या हमने 100 मानी, तो 100 में से 10 घटा दिया तो 90 स्थान अकृति मात्रिक धारा के आगे। समझ में आ रहा है ना सबको? दोबारा इसीलिए लिए हैं कि थोड़ा सा और बढ़िया। मीना जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ललिता जी -1 भी तो करेंगे, 89 ही तो आएंगे। 10 हाँ। और 89 -1 भी तो होगा ना। -1 मतलब तो केवल ज्ञान की लिमिट आ गई लास्ट, तो 99 तक ही तो आएगी कृति धारा। 99 तक नहीं, 99 तक नहीं, 99 से मतलब नहीं है। 100 स्थान, 1 से 100 स्थान है, और हमने देखा कि 100 स्थान में जब हम कृति कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 10 तक का स्थान का कृति की 10 संख्या का कृति किए तो 100 आ गया। तो 100 संख्या में से 10 संख्या ऐसी थी जिसकी कृति बन रही थी, 100 में से 10 माइनस कर दिए तो 90 संख्या ऐसी बची जिसकी अगर कृति करेंगे तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगी। तो स्थान कितने हुए? केवल ज्ञान 100 माइनस केवल ज्ञान का रूट ओवर यानी 10, तो इस तरह से 90 स्थान हो गया। जिसका रूट करेंगे उसी का वर्गमूल होगा ना, तो वो स्थान, चूंकि स्थान निकाल रहे हैं तो केवल ज्ञान का रूट उसमें से माइनस कर देंगे, 10 संख्या माइनस हो जाएगी। सर्वस्थान केवल कृति धारा के कितने, कृति धारा के कितने आए थे? केवल ज्ञान का रूट आया था, तो केवल क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? हाँ दीदी, इसका मतलब यही बोलेंगे, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ, केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट इज इक्वल टू अकृति मात्रिक धारा के स्थान, ऐसे बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। घन मात्रिक धारा, सरिता चेन्नई। जिन संख्याओं में घन उत्पन्न करने की सामर्थ्य हो उन्हें अपन घन मात्रिक धारा कहते हैं। जैसे, और ये केवल ज्ञान का आसन घनमूल तक, मतलब केवल ज्ञान के आसन घनमूल प्रमाण तक, तो इसमें हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी ये तो हो गया, ये तो मतलब हम नए को पढ़ाएंगे तो वो कुछ पकड़ ही नहीं पाएगा, तो हमको यहाँ केवल ज्ञान मानना पड़ेगा समझाने के लिए। केवल ज्ञान का आसन घनमूल तो दूसरी चीज हो, केवल ज्ञान हम जान ही नहीं रहे, हम इसको मान के चलेंगे कि भाई अगर केवल ज्ञान इतना हो तो कहाँ तक वो संख्या जा रही है। केवल ज्ञान अपन ने 100 माना है, ठीक है। जैसे हाँ, तो इसमें मतलब कि 1 से घन मात्रिक धारा किस किस का घन कर सकते हैं? 100 के अंदर में किस किस का घन हो सकता है? घन कर सकते हैं, 1 का 2 का, इन सब का अपन घन कर सकते हैं, जो सब जो का, कि 1 1 2 3 4 10 तक 10 का घन आएगा। देखिए 10 का घन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं कोई नहीं बोले, प्लीज कोई ना बोले, और भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए कितनी, इसीलिए इन्होंने जब कहा 1 2 सब का, तो मैंने तुरंत इनको पकड़ा। गलत हो गया, इसमें होगा, मतलब वो तो 100 से ऊपर चली गई ना फिर। हाँ, बहुत अच्छा, इसलिए गलती करने दीजिए, गलती करेंगे तो सुधारेंगे। हाँ, तो कौन कौन सी संख्या आएगी? 1 2 3 तो आई जाएगी, 4 4 16 16 का, 4 का भी आ जाएगा, 5 का नहीं आएगा, 4 तक ही आएगा, 5 का नहीं आएगा। तो यानी कितनी आई? मात्र 4 संख्या आई। घन मात्रिक धारा, घन को उत्पन्न करने वाली 4 संख्या ऐसी है जो जिसका घन इसमें पाया जाएगा, है ना। तो संख्या 4 है, तो बाकी संख्या जो 96 संख्या क्या बच गई? अघन मात्रिक धारा। तो भाई स्थान तो 1 2 यहाँ पर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, आप सबका घन करते जाओ। भाई कहाँ तक करते जाएं? तो कह रहे कि केवल ज्ञान के पास वाला जो घन है
क्योंकि केवल ज्ञान तो वर्ग रूप संख्या है, कृति रूप संख्या है, इसलिए केवल ज्ञान का कृति रूप संख्या नहीं, कृति करके आती है वो, कृति रूप, उसकी कृति तो हो ही नहीं सकती है, कृति मात्रिक नहीं है, वो कृति है, कृति धारा में है केवल ज्ञान की संख्या, कृति मात्रिक धारा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आसन घन मूल तक, जहां तक केवल ज्ञान के पहले तक घन होगा वहां तक, ये हो गई हमारी आगे की भाषा, समझने की भाषा हुई कि हमने 100 समझा, तो 100 समझा तो भाई कितने स्थान आएंगे घन होके, तो हमने अभी देखा, सरिता जी ने बताया कि 1 2 3 4 संख्याओं का घन करेंगे तो 100 के अंदर अंदर आएंगे। तो ये उत्तर क्या आया कि कहाँ तक आएंगे सारे स्थान, तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 का जब घन कर रहे हैं तो वो तो इसमें आ रहा है, 5 कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, यानी 100 के नजदीक सबसे कौन सा घन हुआ, किस संख्या का, कौन सी घन मात्र की संख्या हुई, जो केवल ज्ञान के आसन घन हुई, 4 हुई। बहुत सुंदर उत्तर। तो ये क्या करें कि भाई वहां तक की संख्या, तो केवल ज्ञान के पास की संख्या जो घन रूप है, वहां तक जो उसको जो उत्पन्न करने वाली संख्या है, उतनी संख्या इसमें आएगी। बहुत अच्छा। अघन मात्रिक धारा कौन बोलेंगे? कुसुम जी आई नहीं है क्या आज? सुमति जी आप बोलिए अघन मात्रिक, हाँ अघन मात्रिक धारा बोलिए। अब तो वीडियो हम रखिए, अब तो आपका गया। नहीं ललिता जी, अभी मैं बॉम्बे में हूँ ना, वो वीडियो आवाज आ रही है थोड़ी, इसलिए बंद कर रखी है, कुछ काम हो रहा है इसलिए बंद कर रखा है मैंने। बोल तो दूंगी मैं, बोलो आप बोलेंगे तो बोलूंगी। साउंड बंद कर दीजिए और वीडियो खोल के रखिए, वीडियो में कोई हर्जा नहीं। तो साउंड बंद कर दूंगी तो बोलूंगी कैसे, आपको जवाब दूंगी तो खोलना नहीं, अभी नहीं कर रही उसको, समझिए ऐसे आप है ना, वीडियो ऑन रखिए, साउंड बंद रखिए तो आवाज नहीं आएगी, ये कह रही। हाँ चलिए बोलिए तो, अघन मात्रिक धारा बोलिए। जो जिस संख्या का घन केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है उसको घन मात्रिक धारा कहते हैं। जैसे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये इससे 125 से आगे निकल गया, इसलिए ये अघन मात्रिक धारा हो गई। तो उसे अघन मात्रिक, ये केवल ज्ञान से ये आगे निकल गई क्योंकि हमने केवल ज्ञान को 100 माना था, और अघन धारा जो है 125 हो गई, इसलिए ये अघन मात्रिक धारा हो गई। हाँ बोले, थोड़ा सा पहली बारी बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ा है, वैसे सिद्धांत आपने ठीक ही बताया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक बताया। संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, उस धारा को वे इस धारा में पाई जाती हैं। केवल ज्ञान के असम के प्रथम घनमूल, ज्ञान के असम के हाँ ठीक है बीना जी। आप मैं चाहूंगी कि बिना देखे लोग बोले, आप तो फिर देख के बोलने लगी हैं। कुसुम जी आप बताएं ठीक से। हाँ 1 मिनट बीना जी आप म्यूट कर लें। अघन मात्रिक धारा इस तरह से बोलिए कि लोगों को समझ में आ जाए। कुसुम जी, कुसुम छाबड़ा। हाँ प्रणाम ललिता जी, प्रणाम करती हूँ। अघन मात्रिक धारा में क्या है कि जिन संख्याओं का हमने घन किया, समझ उन घन संख्या का जो प्रमाण हमने केवल ज्ञान तक जो माना, जो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वह इस धारा में अघन मात्रिक धारा में आई। जैसे केवल ज्ञान का आसन घन हमने निकाला था कि 100 माने यदि हम केवल ज्ञान को, तो 4 तक हमारा घन मात्रिक धारा में आया था। अब उस जो हमारी संख्या आई 4 के बाद में, सपोज करते हैं कि हम 4 चौक 16, 16 चौक 64 आया, अब उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे हम, +1 +1 +2 +3 जैसे करते जाएंगे, तो हमारी सारी वो अघन मात्रिक धारा में आएगी। जैसे मतलब आसन घन माना हमने जितना 100 के अंदर अंदर, तो हमारे 4 आया था, मतलब 4 संख्या तक घन मात्रा में आया था आसन घन हमारा। तो उसके बाद में जितनी भी संख्या उसमें ++1 करेंगे, वो केवल ज्ञान से आगे भी निकल सकती है, वो सारी अघन मात्रिक धारा में आएगी। जैसे बहुत अच्छा इन्होंने एक चीज बताई। केवल ज्ञान हमने घन मात्रिक धारा में हमने देखा कि 4 संख्या लास्ट थी, तो यहाँ क्या कह रहे हैं पॉइंट में, केवल ज्ञान के आसन घन के प्रथम घनमूल। आसन घन हमने देखा कि 4 का आया है 100, अगर हम 100 मानते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें 1 जोड़ दिए, तो 4 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 5 हो गया। 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाएगा, है ना, और फिर उसमें 2 जोड़े तो और आगे निकल जाएगा। तो ये कह रहे भाई कौन कौन सी संख्या आएगी, तो केवल ज्ञान का जो आसन घन मूल है
आसन घन के जो प्रथम घनमूल है उसमें आप एक एक जोड़ते चले जाइए। वो सारे तो 4 के बाद आप एक एक जोड़ते जाइए। कहाँ तक जोड़ते जाइए? केवल ज्ञान तक जोड़ते जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहाँ तक आप काउंट करिए? हमने 100 माना है, 100 तक काउंट करिए। यानी केवल ये 4 स्थान तो हो गए घन मात्रिक धारा और 96 स्थान हो गए अघन मात्रिक धारा के। क्योंकि इससे जो घन उत्पन्न तो होएगा घन सब संख्या से, पर केवल ज्ञान हमने 100 मान लिया तो 100 से आगे जा रहा है। बहुत सुंदर उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका स्थान सारे क्या हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। 96 स्थान हो जाएंगे। 96 स्थान तो अपनी संख्या समझे उस हिसाब से ना, हमको आगम की भाषा में बोलना है, वो तो हम समझाने के लिए संख्या ली। केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन घनमूल होगा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई केवल ज्ञान हमने 100 माना है, तो उसमें 100 माइनस केवल ज्ञान का आसन घनमूल 4 तक हम देख रहे हैं आ रहा है, तो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। तब आप ये पहले आगम के शब्दों को रखिए, फिर आप संख्या मान करके रखिए तो समझ में आ जाता है। बहुत सुंदर उत्तर। अब अपने लोग की आ गई द्विरूप वर्गधारा। द्विरूप वर्गधारा कौन समझाएंगे? थोड़ा सा निमिचंद भाई साहब आप समझाइए। ठीक। अगर हम 2 के वर्ग से प्रारंभ करें, 1 का वर्ग अपन इसलिए प्रारंभ नहीं करें कि 1 का वर्ग 1 ही आता है, इसलिए 1 को इसके अंदर नहीं माना है। तो 2 का वर्ग को प्रारंभ करके हम 2 बार वर्ग करें, वो जो संख्या आएगी वो प्रथम द्विरूप वर्ग धारा में आएगा। जैसे 2 माना, 2 का वर्ग किया 4 आया, 2 दफे वर्ग कर दिया, द्विरूप मतलब द्विरूप है जो मतलब 2 हो गया, इसका वर्ग किया 4 आ गया, और जो 2 का वर्ग है वो इसका प्रथम स्थान होगा, वो 4 होगा। इसके आगे फिर 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, ये द्वितीय स्थान होगा। 16 का फिर वर्ग करेंगे 256 आएगा, ये तीसरा स्थान हो गया। और फिर 256 का वर्ग करेंगे तो 59 आएगी, जो 65,536 है। फिर उसका जैसे जैसे आगे वर्ग करते जाएंगे, बादल आएगा, बादल के बाद में 61 आएगी, और इस तरह वर्ग करते करते अगर हम चलते जाएंगे तो ये द्विरूप वर्ग धारा के अंदर आती चली जाएगी संख्या। बहुत अच्छा। मंजू जयपुर, अर्धछेद किसे कहते हैं? और हमको सारिका जी ने कितनी तरह से निकालना बताइए। सारिका जी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि सारिका जी ने अभी की साइंस का भी दिया है, वो आचार्य का दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं सारिका जी का नाम ले रही हूँ। कितनी तरह से अर्धछेद निकालना बताया है? शायद बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी। जो विवक्षित राशि है, विवक्षित राशि है, जो भी हम राशि प्रिज्यूम कर रहे हैं, उसका जितनी बार आधा 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 होता जाए वो सब अर्धछेद में आता है। तो जैसे हुआ। हाँ, एक log 2 से था, एक log 2 से था, बहुत अच्छा। और एक और था, एक और उसको वो 2 की घात ही करके, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। किसी भी संख्या को हम 2 पर घात करके लिख दें तो 2 पर जो पावर आएगी वही उसका अर्धछेद होगा। बहुत सुंदर उत्तर आपने तीनों प्रकार बताए, बहुत अच्छी बात है। अर्धछेद सबको मालूम है, अर्धछेद समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोई भी राशि ले, उसको आधा 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 करते जाए जब तक 1 नहीं आ जाए, और जितनी बार में वो आधा आधा करेंगे उतनी संख्या को काउंट कर लेंगे, वो अर्धछेद हो जाएंगे। उन्होंने तीनों प्रकार का बहुत अच्छी तरह से बताया। चलिए अब चलते वर्ग शलाका। तो वर्ग शलाका कैसे निकलती है, और उसको दूसरा नाम भी, उसका दूसरा पद भी कौन सा है? एक तो वर्ग शलाका पद हुआ, एक पद उसका और है, वो क्या है बताएं? निमिचंद भाई साहब आप ही बताएं। स्थान को बोलते हैं ना। अच्छा बोलिए, सरिता जी बोलिए, आप हमको सरिता जी बोलिए, वर्ग शलाका कैसे निकालते हैं, और उस दूसरा पद उसका क्या, दूसरी संज्ञा उसकी और क्या है? तो वो तो आपने बता दिया कि इसको स्थान भी बोलते हैं, है ना। विवक्षित राशि की कौन सा स्थान है वो
वर्ग शलाका जो होती है वही उसका स्थान होता है। बहुत सुंदर उत्तर। वर्ग शलाका निकलती कैसे है? दो के वर्ग से जो अपन दो के वर्ग से लगाकर जो अपन राशि निकालते हैं उससे वर्ग शलाका कहते हैं। जैसे 2 × 2 = 4, तो 4 की वर्ग शलाका 1 हो गई। कैसे हो गई? इससे तो हम तो नहीं समझे, कैसे हो गई? क्योंकि उसमें 2 × 2 किए तो 4 जो आई वो 2 से 2 लगा के निकाला ना आपने, log 2 लगा के। समझा देता हूँ। समझ में तो आ गया। 16 की वर्ग शलाका जैसे 2 हो गई। बता नहीं पा रहे, मैं समझ गई, समझ वो आपकी बात से समझ में आ गया। एक बोले तो हमको समझ में तो आ गया कि आपको आया। वर्ग शलाका कैसे निकालते हैं अंजना जी, आप बता पाएंगे? मतलब जितनी बार अपन वर्ग करते हैं ना। नहीं ललिता जी, मैं तो बाहर हूँ वैसे भी। अच्छा, मैं बताऊं? हाँ अर्ध छेद का छेद करने पर जो आएगा, पुनः अर्ध छेद का पुनः छेद करने पर जो आएगा वो वर्ग शलाका आएगी, और वर्ग शलाका वो द्विरूप वर्ग धारा में उसका स्थान रहेगा। स्थान रहते हैं। उदाहरण से समझाइए। अब जैसे 16 लिया तो 16 के अर्धच्छेद हो जाएंगे 4, और 4 के फिर अर्धच्छेद करेंगे तो 4, 2, 1, तो उसका अर्धच्छेद वर्ग शलाका आएगी 2, तो 16 का स्थान आएगा दूसरा। 16 का स्थान दूसरा हो गया। द्विरूप वर्ग धारा में 16 की संख्या का स्थान दूसरा, अर्धच्छेद 4, वर्ग शलाका 2। किसी को आगे बढ़ रहे हैं, किसी को यहाँ तक कुछ भी समझना हो तो समझ सकते हैं। दीदी इसकी डेफिनेशन एक बार बताइए वर्ग शलाका की। वर्ग शलाका के लिए आपने कहा, वर्ग शलाका तो आपने एक ठीक बता दी, लेकिन आपका बताने का तरीका इसलिए ठीक नहीं रहा। आपने कहा 2 दूनी 4, 4 की वर्ग शलाका 1। तो आप वहां पर ये बताना चाह रहे थे, आप जो बताना चाह रहे कि भाई 2 को 2 से 1 बार गुना किया इसलिए 1 वर्ग शलाका। नहीं, वैसे नहीं होता है। 4 का पहले हम ये निकालेंगे, अर्धछेद निकालेंगे, फिर अर्धछेद को वापस अर्धछेद निकालेंगे, यानी वर्ग शलाका अर्धछेद का अर्धछेद। तो 4 की अर्धछेद 2 होते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 हुए अर्धछेद, फिर उसको 2 से भाग देंगे तो वो वर्ग शलाका होगी। तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो एक आ गया, तो एक बार हमने भाग दिया, एक बार आधा किया, तो वर्ग शलाका 1 होगी। आपका उत्तर सही होते हुए भी प्रोसेस ठीक नहीं था, प्रोसेस ठीक नहीं था। आपने 2 को 2 से 1 बार गुना किया तो आपने कह दिया 1 वर्ग शलाका। प्रोसेस आपका ठीक नहीं था, उत्तर तो आपका ठीक बैठ गया था। ठीक। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तभी तक पूछ सकते हैं, कहीं किसी को भी, क्योंकि यहाँ तक का विषय तो बहुत इजी भी था और हमने बहुत बार कर लिया, इसको बहुत बार कर लिया। आज पुनः खूब बढ़िया से किया है, सबको पूछ करके। तो मेरा सबसे प्रार्थना है, बहुत मैं नहीं जानती सबको कैसा लगता, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। कितनी बार भी पढ़ती हूँ उतना ही आनंद आता है। तो बाकी सबके मन का तो मैं नहीं जान रही हूँ, तो इसलिए किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सबकी अपनी अपनी जगह ज्ञान का क्षयोपशम होता है ना, हर आदमी को 1 बार 2 बार में नहीं समझ में आता है। तो जो देरी में समझने वाले होते हैं ना, उनसे और लोगों को ज्यादा लाभ हो जाता है और लोगों को याद हो जाता है। तो इसलिए जो देरी से समझते हैं उनको हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके कारण हम लोगों को बैठे बैठे याद हो जाता है। प्रणाम दीदी। इनमें जैसे भी आप अविभाज्य प्रतिच्छेद के बारे में बताया आ रहा था, थोड़ा सा ये मुझे इससे अविभाज्य प्रतिच्छेद को लेकर माइंड में कंफ्यूजन रहती है। ये है जैसे इसकी जो शक्तियां हैं ये क्या है, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसमें जो शक्तियां हैं उसको वो क्या है, कैसे है, इस विषय में कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पर जो चल रही बात ना, यहाँ संख्या की बात चल रही है ना। हमने वो बताया कि भाई जैसे हम यहाँ पर कह दिए केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान क्या कोई संख्या है क्या? तो मैंने समझाना चाहा कि इसका क्या मतलब, वो मैं अलग से आप लोगों को समझाए हैं, इस विषय से वो संबंधित नहीं है। लेकिन संख्या तो क्या केवल ज्ञान कोई संख्या है क्या? संख्या मतलब केवल ज्ञान जो बना है वो कितने अविभाग प्रतिच्छेद का समूह है। अविभाग प्रतिच्छेद जो सबसे छोटी इकाई जिसका और छेदन नहीं हो सके, शक्ति का शक्ति की सब शक्ति का शब्द किसी भी चीज की ज्ञान करने की सबसे छोटी इकाई
जैसे सबसे अविभाग ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद किसमें पाए जाएंगे? सबसे कम किसमें पाए जाएंगे? लब्ध पर्याप्तक जीव के। बहुत सुंदर उत्तर, लब्ध पर्याप्तक जीव के पाए जाएंगे। बहुत सुंदर उत्तर, कि उसको सबसे कम पाए जाएंगे। अब हमने ये समझा है कि हम लोग ग्रुप में भी 20-30 आदमी जितने हैं, हम लोग को सबको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेद है ना, 1-2 नहीं है, असंख्यात है। तो उस असंख्यात में से हम लोगों को कितने हैं? तो हम लोग जैसा जैसा हम लोग का क्षयोपशम है, वैसा वैसा अविभाग प्रतिच्छेद हमारे पास है, ऑलरेडी है। लेकिन जितना है उसमें से भी सारे अविभाग प्रतिच्छेद का उदय नहीं आता एक बार में। कई बार हम बहुत अच्छी चीज जानते हुए भी और हम नहीं बोल पाते हैं, तो उस समय क्या हुआ? तत्व संबंधी ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद का उदय नहीं हो पा रहा है ना, होते हुए भी, सत्ता में होते हुए भी उदय में नहीं आ पा रहा है। तो हम यहाँ पर ये चीज समझाना चाह रहे थे आप लोग को कि हम इसको संख्या मान के नहीं बैठ जाएं। जैसे जीव की राशि बताएंगे वो संख्या है, अग्निकाय जीव की राशि बताएंगे वो संख्या है, वो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ज्ञान की संख्या क्या हुई भाई? तो ज्ञान की संख्या नहीं है, केवल ज्ञान में अविभाग, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, ये है उसका मतलब। तो वैसे श्रुत ज्ञान के भी हैं, मति ज्ञान के भी हैं, अवधि ज्ञान के भी हैं, मन पर्याय ज्ञान के भी हैं। तो क्या हम इसे विषम धारा में ले सकते हैं? नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद सभी धारा में पाए जा सकते हैं। घन रूप भी हमारे पास हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी कोई पूछा जाए कि भाई कर्म किसे कहते हैं, है ना, अब कर्म समझाने के लिए हमको जितने अविभाग प्रतिच्छेद चाहिए वो हमारे सम विषम रूप किसी रूप भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि समी रूप होंगे या विषम होंगे। अविभाग प्रतिच्छेद जैसे हमने 3 डब्बे रखे और एक कोई कटोरी रखी, उससे हम चीनी डाल रहे हैं, किसी डब्बे में 8 आ रहा, किसी में 9 आ रहा, किसी में 5 भी आ सकता है, किसी में 12 भी आ सकता है। तो वो क्या है? उसकी अपनी क्वालिटी। तो उसी तरह से ही हमारे ज्ञान की क्वालिटी है, इसमें सम विषम धारा घटाने की जरूरत नहीं, सारी धारा पाई जाएगी उसमें, द्विरूप वर्ग धारा भी पाई जाएगी, सारी पाई जाएगी। हाँ, जो केवल ज्ञान की द्विरूप वर्ग धारा वो हमारे नहीं पाई जाएगी, हमारे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में भी बहुत कम वाली पाई जाएगी। लेकिन जो श्रुत ज्ञानी है उनके पास श्रुत ज्ञान की अविभाग प्रतिच्छेद सारे पाए जाएंगे, उत्कृष्टता से पाए जाएंगे। तो हम अविभाग प्रतिच्छेद भी समझाना चाह रहे थे, और ये समझाना चाह रहे थे कि हम केवल ज्ञान को ऐसा नहीं समझ के बैठ जाए कि कोई संख्या है, वो संख्या नहीं है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या है कि कितने शक्त्यांश वाले। जैसे हम एक मोटी चीनी ले लीजिए आप, इतनी मोटी चीनी आती है आजकल, तो बहुत मोटी मोटी चीनी आती है और एकदम पाउडर जैसी भी चीनी आती है। तो पाउडर वाली चीनी भी चीनी है और मोटी चीनी भी चीनी है, मिठास तो दोनों में है। तो मिठास के अविभाग प्रतिच्छेद दोनों में है, लेकिन जो पाउडर जैसे चीनी है उसमें 1 ही है, और जो मोटा दाना है उसमें 10 है। समझ रहे हैं ना, उसमें 1 है और उसमें 10 है, ये अंतर है। तो हम लोग जितने बैठे हैं, हम लोग जितने हैं कि श्रुत ज्ञान का अविभाग प्रतिशत किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को और ज्यादा है, जो भी हमारे श्रुत ज्ञान की सीमा है उसके अंदर अंदर सबके अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी उदय में भी कई बार अलग अलग आ जाते हैं, हम भूल अपना ही खुद का ही नहीं याद आता है। तो उस समय उस अभी अंदर सत्ता में होते हुए भी उतना ज्ञान होते, जैसे महावीर अष्टक बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन आप कहिए हमको अब बोलना चालू किए, पता चला एक पंक्ति के बाद हम भूल गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस समय हमारे उस तत्व संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद का उदय नहीं आ पा रहा, जबकि हमको बढ़िया से याद है, आधी रात में भी कहे तो हम बोल दे, लेकिन उस समय वो उस सत्यांश का उघाड़ नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा होता है जिंदगी में कि एकदम से पाठ, अचानक से कोई लाइन फिर याद ही नहीं आती है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जाके याद आता है। ये इतना आवरण आ जाता है उससे, पता नहीं एकदम कंठस्थ होते हुए भी नहीं याद आता। असल में ना इसका कारण ये है मंजू जी, बारीकी से, कि प्रति समय कर्म बन रहा है और प्रति समय कसाई के कारण उसमें अनुभाग पड़ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो हम कहे जैसे 1 सेकंड के लिए हमारे मन में आ गया, अरे इस ग्रुप में इनको तो कुछ नहीं आता, 1 सेकंड के लिए मेरे मन में आ सकता, स्वाभाविक है ना। कोई बहुत बताने पर भी गलती करे तो यद्यपि हम उसको समझा रहे हैं फिर भी कहीं मन में आ सकता है 1 सेकंड के लिए, तो हमने तो ज्ञानावरण बांध लिया अपना, पूछने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा। अब मैं बता के भी ज्ञानावरण बांध ली, आगे किसी समय बताने बैठूंगी उदय में आ जाएगा, नहीं बता पाऊंगी। तो चूंकि प्रति समय कर्म बंध रहना बहुत बहुत बारीक चीज है। तो हम यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद भी आप लोग को समझाना चाह रहे थे कि थोड़ा होता है शब्द थोड़ा ऐसा है कि पकड़ में नहीं आता है जल्दी से,
तो मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता पा रही हूँ। मेरी जहां तक मैं समझती हूँ कि मैं गलत नहीं बता रही हूँ, फिर भी कुछ भी गलत लगे किसी को तो आप मुझे सुधार भी सकते हैं और उसको मतलब भूल भी सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं मेरे गलत दिमाग नहीं। में बहुत टाइम से ये कंफ्यूजन चल रही थी। अब जैसे हम लोग तत्वार सूत्र में भी पढ़ते हैं कि जैसे अब अविभाज्य प्रतिच्छेदों की शक्ति को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्गना कहते हैं, वर्गना के समूह को स्पद। तो यहाँ से मेरा दिमाग चल रहा था कि अविभाज्य प्रतिच्छेद में ऐसे कौन सी शक्तियों का समूह है जिससे वर्ग बनता है, ये वो है क्या? जैसे वर्ग कहते हैं, अब वर्ग को समझिए जैसे पाउडर, चीनी का पाउडर है, उसमें एक अविभाज्य प्रतिच्छेद है, तो वो तो वर्ग बनेगा ही नहीं। वर्ग किसको कहते हैं? अविभाज्य प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। तो जो चीनी का बड़ा टुकड़ा है वो अविभाज्य प्रतिच्छेद का वर्ग कहलाएगा, चीनी के क्योंकि उसमें उदाहरण से अविभाज्य अब मुझे प्रतिच्छेद के शक्ति कई का अंश थोड़ा सा हैं। समझ में, अब आपने जो चीनी का उदाहरण देके समझाया ना, उससे थोड़ा सा अविभाज्य प्रतिच्छेद थोड़ा सा समझ में आया। रिकॉर्डिंग को फिर से सुनूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप थैंक लोग यू को समझ दीदी। में आता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। इसके बीच में क्या, तो हम लोग यहाँ पर द्विरूप वर्ग धारा में आए। द्विरूप वर्ग धारा भाई साहब ने, नेमीचंद भाई साहब ने बहुत अच्छा समझाया। अब इसमें इकट्ठी के बाद, इकट्ठी किससे शुरू होती है, किस संख्या से शुरू होती है? उषा यार इतना तो बोल दो, इकट्ठी किस संख्या से शुरू होती है? 18 से। जब नहीं बोलेंगे, मैंने उषा से पूछा है, थोड़ा सा अनुशासन रखे, वो कुछ नहीं बोलती है इसलिए उसको ऐसा पूछा। इकट्ठी किस संख्या से शुरू होती है? 18 से। बहुत बादल गुना बादल, बादल गुना हाँ, संख्या 18 से शुरू होती है, इसलिए इसको इकट्ठी कहते हैं। इसका या तो शास्त्रों में इकट्ठी लिखा मिलेगा या 18 और उसके बाद में बराबर का चिन्ह लिखा मिलेगा। तो वहां पर हम समझ लेंगे, हम लोग जीवकांड पढ़ने आगे जा रहे हैं, मुझे लगता है उसमें ये सब आना चाहिए। तो वहां पर जब 18 के बाद इक्वल का चिन्ह रहेगा तो हम लोगों को समझ लेना है कि आचार्य यहाँ पर इकट्ठी बताना चाह रहे हैं। अब इकट्ठी के बाद ये कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। ये संख्यात स्थान किस तरह से जा रहे हैं? इकट्ठी जोड़ इकट्ठी, इकट्ठी जोड़ इकट्ठी, कैसे जा रहे हैं? वर्ग करते। जैसे ऊपर, क्योंकि हमने 6 संख्या से आचार्य बता दिए हैं कि द्विरूप वर्ग धारा कैसे चलती है, तो भाई आगे आगे वर्ग करते जाओ, जो संख्या है फिर उसका वर्ग करो, जो संख्या है उसका फिर, ये आचार्य हमें ऊपर छोटी संख्या से बता चुके हैं। तो इस तरह से हम कितनी बार वर्ग करेंगे? संख्यात स्थान, और हमने संख्यात को समझा। यहाँ संख्यात से कौन सा संख्यात लेंगे? मध्यम संख्यात लेंगे, यानी ना तो उत्कृष्ट लेंगे। उत्कृष्ट संख्यात हमने समझा था, हाँ, कैसे निकाले थे वो, सरसों का करके उसमें 1 माइनस करके, उतनी बड़ी उत्कृष्ट संख्यात होती है। साथ में हमने ये भी समझा था कि उत्कृष्ट संख्यात एक ही होती है, यानी उसके नीचे एक नीचे आते ही मध्यम संख्यात हो जाता है। अब ये संख्यात यहाँ पर कौन सा है? मध्यम में भी मध्यम है कि जघन्य है, ऐसा कहीं वर्णन कुछ नहीं मिला। फिर भी जो भी है वो बहुत बड़ा है, जो भी है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इतने स्थान जाने के बाद जघन परित संख्यात की वर्गशलाका और छेद, दो चीज आई है। तो पहले वर्गशलाका क्यों आ गई? छोटी संख्या वर्ग छेद से भी आती है, सबसे छोटा यही है उसके बाद। हाँ, क्योंकि जब हम संख्या का, किसी संख्या को जानने चलते हैं तो सबसे पहले उसका छेद का छेद यानी वर्गशलाका अथवा स्थान आएगा, फिर उसके छेद आएंगे, फिर उसका वर्गमूल आएगा, फिर वो संख्या आएगी। तो ये सारी संख्या हम लोगों ने समझ चुके हैं। जघन युक्त संख्यात को आवली कहते हैं, आवली गुना आवली प्रतर आवली, जिसमें असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। वैसे तो आवली भी जघन युक्त असंख्यात है, परित असंख्यात नहीं है। 3 तरह का असंख्यात था ना, परित युक्त और असंख्यात असंख्यात। तो जघन युक्त संख्यात का जघन युक्त संख्यात आवली है। असंख्यात को हम असंख्यात से आवली करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतर आवली। आवली यद्यपि
1 सेकंड से बहुत छोटी है, बहुत छोटी। 1 सेकंड में कई आवली है, छोटी क्या है, 1 सेकंड में संख्यात आवली है। वही प्रतर आवली, आवली गुणावली करते हुए ही असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये विशेष भाव भासना करके चलनी है। मल्टीप्लाई करने से चीजें किस कदर बढ़ जाती हैं। जो आवली सेकंड का 1000वां हिस्सा होगी, उसी आवली को आवली से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो असंख्यात वर्ष बन जा रहे हैं। फिर इसके बाद असंख्यात स्थान चालू हो गए, असंख्यात संख्यात स्थान खत्म हो गए। असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशला का, असंख्यात स्थान पर छेद, पल्ले का रूट, पल्ले, फिर पल्ले, फिर कहते हैं सूच्यांगुल। सूच्यांगुल को हमने समझा था कि भाई सीधा अंगुल पौन इंच, सूच्यांगुल पौन इंच गुना 500 यानी करीब करीब कितना 65 कितना आएगा 75, 500 गुना पौन इंच 375 इंच सूच्यांगुल में आएगा। जो एक साइड, एक तरफ सीधी लाइन जिसको कह दीजिए कि आप 375 इंच की एक लाइन खींचिए, उसको सूच्यांगुल। और इस सूच्यांगुल में कितने अधिक प्रदेश होते हैं, इस सूच्यांगुल से प्रतरांगुल करते ही इसमें हमने समझा था कि प्रतरांगुल होते ही असंख्यात कल्पकाल इसमें आ जाते हैं। फिर प्रतरांगुल के असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का घन रूट, जैसे घन निकालते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 निकला। 8 को वापस 3 बार आप उसका घन रूट निकाल दिया। यानी इसका हमने उपाय भी करना भी बताया था कि 8 की संख्या है तो 2 से उसे भाग देते जाइए, जो संख्या 3 बार आती जाए उसको बाहर निकालते जाइए, तो इस तरह से घनमूल निकल जाता है। जगत श्रेणी का घनमूल, जगत श्रेणी का घनमूल, घनमूल इन्होंने इसलिए लिख दिया, घन रूट इसलिए लिख दिया क्योंकि जगत श्रेणी 7 राज्य होती है और 7 का निकल नहीं सकता है। अपने जिन धर्म के आगम में, मतलब गणित में दशमलव का यूज नहीं किया गया है, जो कि हमारे संसार के जो हमारी कोर्स की पढ़ाई में तो दशमलव लेकर के हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर दशमलव वाली चीज नहीं है, इसलिए इन्होंने लिख दिया जगत श्रेणी का घन रूट निकाल दीजिए। फिर असंख्यात स्थान पर जगन परित अनंत, चूंकि अनंत चालू हो गया, असंख्यात यहाँ खत्म हो गया। जगत श्रेणी का घन रूट के बाद में असंख्यात खत्म हो गया। जगत श्रेणी का असंख्यात घन रूट, जगत श्रेणी असंख्यात है कि अनंत है? यहाँ तो लिए हैं जगत श्रेणी का घन रूट लिए हैं, तो जगत श्रेणी क्या है, असंख्यात है कि अनंत है? असंख्यात। असंख्यात। हाँ, क्योंकि पूरा लोक ही जगत श्रेणी तो केवल 7 राजू, लोक कितना है 343 घन राजू, वो भी असंख्यात ही है। तो ये तो असंख्यात है ही है। फिर असंख्यात स्थान है जगन परित अनंत की वर्गशला का, जगन परित अनंत के 6, जगन परित अनंत, जगन परित अनंत, फिर जगन युक्त अनंत, जगन अनंत अनंत। यहाँ पर हम लोगों ने एक बात और समझी थी कि वर्गशला, जैसे जगन परित अनंत के बाद में जगन युक्त अनंत आया, उसमें वर्गशला का नहीं आई। ऊपर भी जब जगन युक्त असंख्यात आई आवली का, तो वहां पर भी छेद और वर्गशला का और वर्ग रूट नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये हमने समझा था कि देय और वृलन राशि से जो राशि आती है उसका छेद और वर्गशला का द्विरूप वर्ग धारा में नहीं पाए जाते। यहाँ एक सवाल है आप लोगों से, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं पाया जाना और वर्ग नहीं होना, दोनों में अंतर है कि नहीं? किसी संख्या का वर्ग नहीं हो पाना एक बात, दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी वर्गशला का और छेद नहीं पाए जाते, तो वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं पाए जाते या उसका वर्ग होता ही नहीं है? इसको कैसे समझे? उसका वर्ग तो होता है, लेकिन वो वर्ग जो होता है वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि इसका वर्ग नहीं हो। हाँ, तो इसलिए वर्ग नहीं हो,
क्योंकि केवल ज्ञान के वर्गमूल तक सारी संख्या पाई जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि द्विरूप वर्ग धारा में क्या कि आगे आगे की संख्या को वर्ग करते जाना है, तो आगे आगे की संख्या को वर्ग करते हुए जब जा रहे हैं तो संख्या तो उसमें आ रही है, लेकिन जो संख्या आ रही है वो हमारे काम की नहीं आ रही, तो यहाँ नहीं लिखा जा रहा है। आगे जाके जब देखा जा रहा है तो भाई जघन युक्तानंत आ रहा है, फिर युक्ता संख्यात आ रहा है, उसके बाद आगे जाके देखते हैं तो हमारे वो वर्ग शलाका वगैरह इसमें नहीं आ रही है। वर्ग तो सभी केवल ज्ञान के वर्गमूल की जो राशि आ रही है वहां तक सब संख्या का वर्ग हो सकता है। जघन युक्तानंत, जघन अनंतानंत। ये एक बार वापिस क्लियर कीजिए ना, ये मेरे थोड़े कम समझ में आ रहा है कि वर्ग शलाका और छेद क्यों एक है? दीदी युक्ता ये एक जगन्य युक्तानंत और जगन्य अनंतानंत, ये तो द्विरूप वर्ग धारा में आएंगे ना? नहीं, ये तो आ ही रहे हैं। यहाँ पर ये प्रश्न हुआ कि इनको वर्ग शलाका वर्ग छेद क्यों नहीं आए? हाँ, तो वो देय और विलन राशि से होने के कारण। हाँ, देय और विलन राशि से जो होते हैं उनके वो जो निकलते हैं वो कह रहे हैं कि वो संख्या जब देखी गई तो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं बैठ रही है। वो संख्या तो है लेकिन द्विरूप वर्ग धारा में नहीं बैठ रही, इसलिए उसको नहीं दिया गया। तो एक नियम आचार्य ने दे दिया कि भाई देय और विलन राशि के द्वारा जो राशि आती है तो उसके छेद और अर्धछेद और वर्ग शलाका इसमें नहीं आएगी। तो इसलिए जहां पर भी जघन युक्ता संख्या, जघन युक्ता अनंत इस तरह आ रहा है वहां पर उसके दूसरे ही बात आ जा रहा है, उसके वर्ग शलाका और अर्धछेद और वर्गमूल नहीं आ रहा है। हाँ, टाइम हो गया। हाँ, 10:53 हो गया। चलिए जीव तक पहुंच जाते हैं। जघन अनंतानंत, और इसमें अब कह रहे हैं जघन अनंतानंत के बाद में जीव राशि आ रही है। ये जीव राशि आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं इतना ज्यादा परिश्रम इसलिए कर रही हूँ कि घनाघन धारा में, घन धारा में जो चीजें आएगी वहां पर आपको तुलनात्मक विश्लेषण करना है कि जो अग्निकाय के जीव आ रहे हैं तो अग्निकाय के जीव तो जितने भी एक इंद्रिय जीव होते हैं निगोदिया छोड़ के, है ना, निगोदिया को हमेशा बाहर रखा करिए, वो तो अनंत है। निगोदिया छोड़ के जो हमारे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, जो प्रत्येक वनस्पति कायिक जो जीव होते हैं उनमें सबसे कम जीवों की राशि अग्नि कायिक की होती है। क्या समझे? जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी कायिक 100 है, वायु कायिक 80 है, जल कायिक 60 है, प्रत्येक वनस्पति 40 है, अग्नि कायिक 20 पाए। ऐसे आधे आधे नहीं पाए जाएंगे। हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि सबसे कम एक इंद्रिय जीवों की जो संख्या है निगोदिया छोड़ के, उसमें सबसे कम अग्नि कायिक जीव पाए जाते हैं। हालांकि ऐसा आचार्य ने खुल के नहीं लिखा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं उसमें सबसे कम आयु किसकी है? जीव की। कितने दिन है? 3 दिन। 3 दिन है। तो इसमें संचय नहीं हो पाता जीवों का। जब तक और जीव जन्म लेते हैं पहले वाले मर जाते हैं, जब तक कोई और जीव जन्म लेते हैं पहले वाले मर जाते हैं, है ना। तो संचय नहीं हो पाता, इस कारण अग्निकायिक जीव की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, ऐसा भाव भासना बनता है। ठीक है, क्लास किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज क्लास समाप्त करें, 11 बजने वाले हैं। और मधु जी आई हैं क्या? रांची वाली मधु जी, अभी मधु जी हमको रांची के ऐसे ऐसे दर्शन कराई हैं जो मतलब रांची के लोग भी नहीं, रांची के जैन लोग नहीं, रांची के जैन लोग भी नहीं जान रहे। वो भी पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ दर्शन किए, हमें बताइए। मधु काला जो अपने ग्रुप में है रांची वाली, बहुत अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा दर्शन कराई, तो भाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, क्लास में हूँ मैं। हाँ, है क्या? बहुत अच्छा इन्होंने दर्शन कराया, तो मैं सब बहुत इनका शक्ल दिखाइए, अपनी शक्ल तो देख लें। एक जगह के दर्शन तो आपने करवाए हुए हैं उसमें। मधु जी आप अपना वीडियो ऑन कर लिए ना? लोग बोल रहे हैं आपको दिखाने। पता नहीं, चालू है मेरा। हाँ, अब तो वीडियो ऑन करके बैठा करती थी, आजकल वीडियो ऑफ करके बैठने लगी क्या? वीडियो ऑन है दीदी। अच्छा,
क्लास समाप्त करते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।